नमस्ते स्टूडेंट्स, खुश रहो बिटिया। आई एम जीवन डॉक्टर मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ चालाकिया तंत्र, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, यूपी विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आज का हमारे डिस्कशन का टॉपिक है डेविएटेड नेजल सेप्टम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डीएनएस। ठीक है, तो सबसे पहले डीएनएस में एक वर्ड है नेजल सेप्टम, तो उसको समझना इंपॉर्टेंट है। नेजल सेप्टम क्या होती है? इट इज अ वॉल मेड ऑफ cartilage and connective tissue that separates the nasal passages. डेविएटेड नेजल सेप्टम या डीएनएस, अगर कोई भी डेविएशन है नॉर्मल नेजल सेप्टम में तो उसको बोलेंगे हम डेविएटेड नेजल सेप्टम। ठीक है, ये कब मिलता है? जब हमारी जो दोनों नोस्ट्रल्स के बीच में जो डेलिकेट वॉल है, जिसको हम बोल रहे हैं नेजल सेप्टम, वो डिस्प्लेस हो जाता है किसी भी एक साइड में। ठीक है, काफी केसेस में ये देखा गया है कि जो वॉल ऑफ नोज होती है वो डिसलोकेट हो जाती है। ठीक है, या फिर नेजल एंट्रेंस छोटा हो जाता है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको इमेज में नॉर्मल नेजल सेप्टम, और नीचे दिखाई दे रहा है आपको डेविएटेड नेजल सेप्टम। ठीक है, ये इसमें एंडोस्कोपी के थ्रू आपको दिखाई दे रहा है डेविएटेड नेजल सेप्टम। इटियोलॉजी क्या होती है इसकी? ट्रॉमा। फर्स्ट ट्रॉमा है, अगर कोई ब्लो कर देता है आपको लेटरल एस्पेक्ट ऑफ नोज में, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? सेप्टल कार्टिलेज डिस्प्लेस हो जाता है मैग्नरी प्रोसेस से। अगर फ्रंट में कोई ब्लो कर देता है तो उसकी वजह से ट्विस्टिंग या फ्रैक्चर हो सकता है नेजल सेप्टम का। या फिर अगर डिफिकल्ट लेबर था एट द टाइम ऑफ बर्थ तो उसकी वजह से भी ट्रॉमा हो सकता है। सेकंड है इसमें डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स। ठीक है, अगर पैलेट के बीच में और स्कल के बीच में, बेस ऑफ स्कल के बीच में अगर अनइक्वल ग्रोथ होती है तो उसकी वजह से भी डीएनएस हो सकता है। रेशियल फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, या फिर हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कुछ अगर सेम फैमिली में कुछ मेंबर्स को डीएनएस हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें टाइप्स ऑफ डीएनएस पे। ठीक है, फर्स्ट है इसमें सी शेप डिफॉर्मिटी। ठीक है, सेप्टियम डेविएट हो जाता है सिंपल कर्व में एक साइड में, और जो नेजल चैम्बर होता है कॉनकेव साइड ऑफ नेजल सेप्टम में वो वाइड हो जाता है, और उसकी वजह से कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी होती है टर्बिनेट्स की। नेक्स्ट है इसमें एंटीरियर डिसलोकेशन। जो सेप्टल कार्टिलेज है वो डिसलोकेट हो सकता है किसी भी एक नेजल चैम्बर में। इट इज बेटर अप्रिशिएटेड बाय लुकिंग एट द बेस ऑफ नोज। आपको क्या करना है? बेस ऑफ नोज से आपको देखना है पेशेंट को, हेड को पीछे को तरफ बैक साइड में टिल्ट करके। नेक्स्ट है इसमें एस शेप डिफॉर्मिटी। थर्ड टाइप ऑफ डीएनएस इज एस शेप डिफॉर्मिटी। ठीक है, या तो ये वर्टिकल प्लेन में हो सकता है या एंटेरो पोस्टीरियर प्लेन में हो सकता है। इसकी वजह से बायलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। फोर्थ वन है स्पर्स। अगर शेल्फ लाइक प्रोजेक्शंस हैं, अगर बोन और कार्टिलेज का जहाँ पे जंक्शन होता है नोज में, तो वहाँ पे शेल्फ लाइक प्रोजेक्शंस होते सकते हैं। ये स्पर क्या करेंगे? जो लेटरल वॉल ऑफ नोज है उस पर प्रेस करते हैं, और इसकी वजह से पेशेंट को हेडेक भी होता है। और इसके अलावा जो एपिस्टेक्सिस है वो वेसल्स से हो सकता है ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ द वेसल्स ऑन इट्स कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, इसमें फिफ्थ टाइप है डीएनएस का थिकनिंग। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइज हेमाटोमा है या ओवरराइडिंग ऑफ डिसलोकेटेड सेप्टल फ्रेगमेंट्स हैं तो उसकी वजह से थिकनिंग हो सकती है। नेक्स्ट इस पे इन्होंने इमेज दिखाई है नॉर्मल नेजल सेप्टम की। सी शेप कैसा होगा, एस शेप डेविएशन कैसा होता है, डिसलोकेशन कैसा होता है कॉर्डल सेप्टम का, सेप्टल स्पर और थिकनिंग ऑफ द नेजल सेप्टम। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इसमें? नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, साइनसाइटिस मिलेगा साथ में। डीएनएस की वजह से क्या होंगे? जो साइनस के ऑस्टिया हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर वेंटिलेशन ऑफ साइनसेस नहीं हो पाता। या स्लीप एपनिया होगा पेशेंट को, स्नोरिंग होगी, रेपिटेटिव स्नीजिंग होती है, एपिस्टैक्सिस होती है। फिर डीएनएस की वजह से जो म्यूकोजा है वो स्ट्रेच होता है, और वहाँ पे क्या होगी? ड्राई क्रस्ट बनते हैं, और उनको रिमूव करेंगे तो ब्लीडिंग होती है। एनोस्मिया होगा, पेशेंट का जो इंस्पायर्ड हेयर है वो ऑल्फैक्टरी रीजन तक पहुंच नहीं पाती है, तो इसकी वजह से सेंस ऑफ स्मेल का पार्शियल लॉस होता है, कंप्लीट लॉस होता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी। ठीक है, कार्टिलेज या बोन या फिर दोनों की डेविएशन की वजह से वहाँ पे क्या होगा? डिफॉर्मिटी होती है नेजल टिप की, या फिर मिडल ईयर इन्फेक्शन मिलता है पेशेंट में।
कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं इसके? माउथ ड्राई होगा पेशेंट का, क्योंकि जो एयर इनहेल हो रही है वो थ्रू माउथ हो रही है। कंजेशन इन एयर पैसेज मिलेगा। और स्लीप डिस्टरबेंस होती है, क्योंकि ब्रीथिंग नॉइजी होती है और नेजल कंजेशन होता है पेशेंट में। ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसमें? अगर माइनर डिग्री का डीएनएस है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उसमें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। अगर डीएनएस की वजह से कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपको उसको ऑपरेट करना है। ऑपरेशन इसमें होते हैं, एक तो एसएमआर, फर्स्ट वन है सब म्यूकस रिसेक्शन। ये एडल्ट्स में किया जाता है अंडर लोकल एनेस्थीसिया। इसमें क्या करना है आपको? म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल और म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप्स को एलिवेट करना है किसी भी एक साइड में सेप्टम के, सिंगल इंसिजन के थ्रू। आपको सिंगल इंसिजन लगाना है वन साइड ऑफ सेप्टम, और उसमें आपको ये दो फ्लैप्स को एलिवेट करना है। और जो डिफ्लेक्टेड पार्ट होता है बोन या कार्टिलेज सेप्टम का, उसको रिमूव करना है और फ्लैप्स को वापस रिपोजिशन करना है। ठीक है, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है एसएमआर। ठीक है, इन्होंने दिखाया है किस तरह से सेप्टल डेविएशन था। फिर इन्होंने क्या किया, फ्लैप्स बनाए, म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियम फ्लैप्स, म्यूकोपेरियोस्टम फ्लैप्स। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो डेविएटेड पोर्शन था कार्टिलेज का वो रिमूव कर दिया, और वापस को फ्लैप्स को आपको रिपोजिशन करना है। नेक्स्ट है इसमें सर्जरी सेप्टोप्लास्टी। सेप्टोप्लास्टी इज द कंजर्वेटिव अप्रोच टू सेप्टल सर्जरी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेपरस फ्रेमवर्क इज रिटेन। इसमें जो आपका सेपरस फ्रेमवर्क का मैक्सिमम आप रिटेन करने की कोशिश करते हो, खाली जो डेविएटेड, मोस्ट डेविएटेड जो पार्ट होगा इसमें आप उसको रिमूव करेंगे, और रेस्ट जो सेप्टल पार्ट है उसको रिकरेक्ट करते हैं, रिपोजिशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें म्यूकोपेरियोकॉन्ड्रियल और म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप्स को रेज किया जाता है इधर साइड ऑफ सेप्टम में, और ये सर्जरी की जाती है 18 ईयर्स के बाद, ताकि जो ग्रोथ ऑफ नेजल कार्टिलेज है उसके साथ ये इंटरफेयर ना करे। ठीक है, तो here completes our session. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University, and hope you are satisfied with my session. If you have any query, please mention in comment box. Namaste, hame Kusha Kushro video. I am JVN Dr. Minakshi, Assistant Professor in Department of Shalakyatantra, Faculty of Ayurvedic Science, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक है न्यूप्लाज्म ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था द नॉन न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, और ये आज हम डिस्कस करेंगे न्यूप्लाज्म ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं बिनाइन ट्यूमर्स, आज डिस्कस करेंगे मलिग्नेंट ट्यूमर्स। सबसे पहले है म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा। सम पैथोलॉजिस्ट डू नॉट कंसिडर इट टू बी malignant and call it mucoepidermoid tumor and not cancer, but it is known to metastasize and kill. Generally, it is slow-growing but can invade the facial nerve. Histologically, there are areas of mucin-producing cells and the squamous cells, and hence the name. Greater the epidermoid elements, more malignant is the behavior of the tumor. The tumors have been classified as low-grade and high-grade. The low-grade tumors have good prognosis, whereas the high-grade tumors have the poor prognosis. Low-grade tumors are more common in children, whereas in high-grade tumors there is no such predisposition. Low-grade tumors are less aggressive, whereas the high-grade tumors are more aggressive. Then comes the treatment part. The treatment of low-grade tumors is superficial or total parotidiectomy, depending on the location of the tumor. Facial nerve is preserved in case of low-grade tumors. The treatment of high-grade tumor is total parotidiectomy, and facial nerve can be sacrificed if invaded by the tumor. Some surgeons also combine radical neck dissection because of high incidence of microscopic spread of the tumor. Here is an image of the mucoepidermoid carcinoma. Next malignant tumor is adenoid cystic carcinoma. It is slow-growing tumor but infiltrates widely into the tissue planes and muscles. It also invades perineural spaces and lymphatics, and thus causes pain and seventh nerve paralysis. It can metastasize to lymph nodes. Local recurrences after surgical excision are common,
and can occur as late as 10 to 20 years after surgery. Distant metastases go to the lung, brain, and bone. The treatment of adenoid cystic carcinoma is radical parotidectomy with largest cuff of grossly normal tissue around the boundaries of the tumor. Radical NAG is not done unless nodal metastases are present. Post-operative radiation is given if margins of the resected specimen are not free of tumor. Here is an image of the adenocystic carcinoma of hard palate. Next malignant tumor is actinic cell carcinoma. It is a low-grade tumor which appears similar to a benign mixed tumor. It presents as a small, firm, movable and encapsulated tumor, sometimes bilateral. Metastases are rare. Treatment of actinic cell carcinoma is superficial or total parotidectomy. Here is an image of the actinic cell carcinoma. Next malignant tumor is adenocarcinoma. More often it arises in minor salivary glands and it is highly aggressive locally and sends distant metastases. The next malignant tumor is malignant mixed tumor. There are two varieties of this tumor. First is carcinoma developing in pre-existing benign mixed tumor, and second is a de novo tumor. The latter has much shorter history. Rapid growth and pain developing in a benign tumor should always arouse the suspicion of malignant change. Treatment of malignant mixed tumor is radical parotidectomy. Facial nerve sacrifice during operation is grafted immediately. Next malignant tumor is squamous cell carcinoma. It is rapidly growing tumor that infiltrates, causes pain and ulcerates through the skin. It can metastasize to neck nodes. Treatment of squamous cell carcinoma is radical parotidectomy, which may include cuff of muscle or even a portion of mandible, temporal bone, and the involved skin. Radical neck is combined if nodal metastases are present. Surgery is followed by post-operative radiation to primary site and the neck. Here is an image of the squamous cell carcinoma. The next malignant tumor is undifferentiated carcinoma. It is rare but aggressive tumor. It has a tendency to spread rapidly, causes pain, becomes fixed to skin, and ulcerated. It causes facial paralysis and cervical nodal metastasis. Treatment of undifferentiated carcinoma is wide excision, radical neck, and post-operative radiation. The next malignant tumor is lymphoma. It is a rare tumor, usually associated with systemic disease, but may occasionally be a primary tumor. Treatment is same as that for other lymphomas. Next malignant tumor is sarcoma. Rarely other sarcomas, for example, rhabdomyosarcoma may arise from the parotid. Next malignant tumor is Frey syndrome. Frey syndrome arises as a complication of parotid surgery, usually manifesting several months after the operation. Clinical features of Frey syndrome are sweating and flushing of the preauricular skin during mastication, causing nuisance to the person or social embarrassment. It is a result of apparent innervation of sweat glands by parasympathetic secretomotor fibers which were destined for the parotid gland. Here is an image. You can see in the normal case the innervations. In the lower image of Frey syndrome, you can see the parasympathetic innervation to the sweat glands which were destined for the parotid gland. Here is an image of the Frey syndrome gustatory swelling. Now instead of causing salivary secretions from the parotid, they cause secretion from the sweat glands. The condition can be treated by tympanic neurectomy, which intercepts these parasympathetic fibers at the level of middle ear. Some people like to place a sheet of fascia lata between the skin and the underlying fat to prevent secretomotor fibers reaching the sweat glands.
Subcutaneous infiltration of botulinum toxin has also been used to alleviate the symptoms. Generally, no treatment other than reassurance is required in most of these patients. Thank you. This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you so much.